स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1996 में आई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी ए समर इन लागू लेट के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। ये वीडियो केवल फिल्म की कहानी को समझाने और उसके सामाजिक व ऐतिहासिक संदर्भ को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, संस्कृति या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट मकसद से है और इसमें कोई भी आपत्तिजनक दृश्य या भाषा प्रस्तुत नहीं की गई है। कृपया इस वीडियो को एक कहानी की तरह लें, न कि वास्तविकता की तरह। कहानी की शुरुआत साल 1967 में होती है, जहां 3 दोस्त एक एक करके अपने घर से निकले। उन तीनों का परिवार और वहां का पूरा इलाका दोपहर की नींद के मजे उठा रहा था। वहीं वो तीनों अपने एक और दोस्त को लेकर बेंजी नाम के आदमी के घर गए, जो 2 बार मक्का जाकर आया हुआ है। वो बच्चे दूसरे लोगों की तरह ही बेंजी के बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते और वो उसे एक जादूगर समझते। वो बच्चे हर रोज अपनी शैतानियों से सबको परेशान करते और उनकी इन हरकतों से उनके माता पिता तंग आ चुके हैं। मगर उन बच्चों को परेशान करने का काम वहाँ के बड़ी उम्र के लड़के करते हैं, जो आती जाती लड़कियों को चिढ़ाते भी है। उन बच्चों की बड़ी बहनें टीना, जीजी और मरियम इस कोशिश में थी कि वो शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड बना ले और उसके साथ एक नए अनुभव को महसूस करे। इसलिए उन्होंने चर्च में जाकर एक कसम ली, गर्मी की छुट्टी खत्म होने से पहले ही वो ये काम करेंगी। उनकी ये सारी बातें वहाँ मौजूद लिली नाम की एक औरत सुन लेती है। जब वो तीनों जीजी के घर लौट कर आई तो उन्हें पता चला कि जीजी का चचेरा भाई जोजो इटली से वापस आया है। जोजो उस इलाके में मशहूर था और जीजी भी उसे पसंद करती थी। मगर जोजो और जीजी दोनों ही एक दूसरे के करीब आने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इटली में जोजो की एक गर्लफ्रेंड है। उन तीनों लड़कियों के परिवार अलग अलग धर्म के हैं। मरियम का परिवार मुस्लिम है, जीजी का परिवार एक यहूदी और टीना का परिवार एक ईसाई है। मगर इसके बावजूद उन तीनों परिवारों के संबंध अच्छे हैं और तीनों लड़कियों के पिता एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ मरियम के पिता यूसुफ ने बेंजी को अपने घर बुलाया और ठीक उसी वक्त लिली वहाँ आती है, जो शादियां करवाने का काम करती है। वो हंसते हंसते ये बताने लगी कि जल्द ही वो पूरी तरह कंगाल हो जाएगी, क्योंकि लोग खुद ही बिना किसी के मदद से शादियां करने लगे हैं। बेंजी उस इलाके का सबसे रईस आदमी और वहाँ का मकान मालिक है और उसे यहूदी लोग पसंद नहीं। इसीलिए उसने मरियम के घर पर खाना खाने से इनकार कर दिया, जो जीजी की माँ ने उनके लिए भिजवाया था। और ये बात मरियम की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसी दिन बेंजी ने गलती से मरियम को नहाते हुए देख लिया और मरियम को ऐसी हालत में देखकर उसके इरादे बिगड़ने लगे। मरियम के पिता यूसुफ एक स्टेशन में नौकरी करते हैं। वहाँ के लोग ये बातें करने लगे कि अब ईसाई लोगों को इजराइल चले जाना चाहिए, क्योंकि ट्यून्स अब उनकी जगह नहीं रही। लेकिन यूसुफ और उसके जैसे कई लोग ये मानते थे कि इस जगह पर ईसाई लोगों का भी उतना ही हक है जितना मुस्लिम लोगों का है। मगर फिर भी उन लोगों की बातों से यूसुफ को कुछ तकलीफ होने लगी, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त माइकल एक ईसाई है। इसलिए वहाँ से निकलकर वो अपने दोस्त माइकल के पास चला गया। उसी रात जब मरियम अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई तो उसकी नजर बेंजी पर पड़ी, जो दूर से उसे ही देख रहा था। पर मरियम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर सलीम नाम का एक आदमी इलाके के लड़कों को अपने साथ ले गया और उन्हें छुपाकर उसने कुछ ऐसे लोग दिखाए जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा, जैसे कि एक बूढ़ी फ्रेंच औरत जो बच्चों को लैगुलेट की कहानी सुना रही थी, एक अंधी औरत जो अपने आप से बातें कर रही थी और एक दर्जी जो कपड़े बनाता तो है पर किसके लिए ये कोई नहीं जानता। और यही है लैगुलेट के राज, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। अब वो लड़के ये राज जानकर खुश तो हुए, पर अभी भी वो टीना, मरियम और जीजी के करीब नहीं आ पाए और उनके करीब जाने के इरादे से वो लोग मरियम की बहन की शादी में हाथ बटाने का काम करने लगे। पहले तो यूसुफ उन लफंगों को घर से दूर रखना चाहता था, पर जीजी और टीना के पिता के कहने पर वो मान गया। लिली इस शादी के बहाने बेंजी से शादी करने की कोशिश करने लगी, पर मरियम की वजह से बेंजी को उसमें अब कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। अब शादी का काम पूरा होने वाला था और उन लड़कों ने टीना, मरियम और जीजी को एक डेट पर चलने के लिए कहा और इस बार वो लड़कियां भी मान गई। एक दिन सुनियो नाम का आदमी चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहने लगा कि रेडियो पर उसने महायुद्ध की खबर सुनी है और जल्द ही उनके देश में युद्ध होने वाला है। लेकिन किसी ने भी सुनियो की इस खबर पर ध्यान तक नहीं दिया। पर जैसे ही किसी ने सबको बताया मशहूर हीरोइन मिया वहाँ आने वाली है, तो वो सब उसे देखने दौड़ पड़े। पूरा शहर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मिया को देखने पहुँच गया। शादी में हर कोई शामिल हुआ और इस शादी में भी बेंजी की नजर सिर्फ मरियम पर थी। शादी में जोजो के कहने पर मिया भी शामिल हुई, क्योंकि वो जोजो की अच्छी दोस्त थी और उसी ने मिया को शादी में बुलाया था और सभी इस बात से बहुत खुश हुए। फिर जैसे ही सारे मेहमान नाचने गाने में व्यस्त हुए,
वो तीनों लड़कियां शादी से निकलकर एक कमरे में गई जहां वो लड़के उनका इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ जैसे ही मरियम बेंजी की नजरों से गायब हुई, वो बेचैन हो गया। वो मरियम को हर जगह ढूंढने लगा। बेंजी को जैसे ही पता चला कि मरियम अपने दोस्तों के साथ दूसरे लड़कों के करीब आने के इरादे से गायब हुई है, तो वो यूसुफ के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है और इससे बेंजी ने उन लड़कियों के इरादों पर पानी भिगो दिया। उस रात यूसुफ ने मरियम को बुरी तरह मारा, जिसके बाद वो कहने लगा ये सब कुछ माइकल की बेटी की वजह से हुआ है, क्योंकि उनका ईसाई खून ही गंदा है। दूसरी तरफ माइकल भी अब मुस्लिम के खिलाफ बातें करने लगा। इस सब की वजह से इलाके वालों की नींद तो खराब हो गई और साथ ही तीनों दोस्तों की दोस्ती में भी दरार आ गई। वो तीनों अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। साथ ही उन्होंने अपनी बेटियों को भी घर में बंद कर दिया। वो तीनों लड़के भी एक बंद फैक्ट्री में छिप गए और इसके बारे में सिर्फ उनका एक दोस्त सिमो जानता था और बाहर की खबर उन्हें सिमो से ही मिल रही थी। धीरे धीरे पूरे लागुलेट में उन लड़कियों के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी और बेंजी भी मरियम के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगा। अब टीना इस शहर में रहकर परेशान होने लगी थी। वो जल्द से जल्द लागुलेट से दूर जाना चाहती है, पर उसकी माँ ने उसे समझाया, चाहे यहाँ के लोगों की सोच पिछड़ी हुई हो, पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। मरियम भी अपनी माँ से यही कह रही थी और तब उन्होंने मरियम को एक बुर्खा दिया ताकि उसे पहनकर वो बाहर जा सके। इधर जीजी के घर का माहौल थोड़ा बेहतर था, क्योंकि उसके घर लिली आई थी। वो जीजी के लिए कई सारे रिश्ते लेकर आई है, पर जीजी ने कह दिया कि वो शादी उसी से करेगी जिससे वो प्यार करती है। कुछ समय बाद बेंजी मरियम के घर आता है और वो मरियम से यूसुफ के बारे में पूछने लगा। मरियम ने उसे बताया कि घर में कोई नहीं है, फिर भी बेंजी वही बैठा रहा। उसने मरियम से कहा कि बुर्खा पहनने की राय उसी ने उसकी माँ को दी थी ताकि कोई भी तुम्हें परेशान ना करे। अब ऐसे ही बातें करते करते मरियम को समझ आया कि बेंजी की नजर उस पर है और उसी ने उनके साथ ये सब किया है ताकि मदद करने के बहाने से वो उसके करीब आ सके। अब ये जानने के बावजूद बेंजी से दूर होने की जगह मरियम ने इस मौके का फायदा उठाया। मरियम ने बेंजी से कहा वो उसके पिता से बात करके उसे फिर से स्कूल जाने की इजाजत दिलवाए। बेंजी ऐसा करने के लिए मान तो गया, पर उसकी शर्त ये थी कि मरियम को स्कूल में भी बुर्खा पहनना होगा। इधर यूसुफ और उसके दोस्तों के बीच तनाव इस तरह बढ़ता जा रहा था जिस तरह देश में मुस्लिम और ईसाई के बीच बढ़ रहा था। उस इलाके के लोग कोशिश करने लगे कि उन सबकी दोस्ती हो जाए, पर तीनों में से कोई भी राजी नहीं होता। उन तीनों का ही मानना था कि चाहे जो भी हो, मैं झुकेगा नहीं साला। ठीक उसी वक्त बेंजी वहाँ आता है। वो यूसुफ को अपने पास बुलाकर कहता है कि वो मरियम से शादी करना चाहता है ताकि मरियम की और बदनामी ना हो। यूसुफ को उसकी ये बात बहुत अजीब लगी। वो इस शादी के लिए सहमत नहीं था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। इधर वो तीनों लड़कियां ये सोच रही थी कि वो अपनी शपथ पूरी कैसे करेगी और यहाँ बेंजी की बातों से यूसुफ गहरी सोच में पड़ गया। कई दिनों तक सोचने के बाद वो माइकल के पास गया और उससे बातें करने लगा। उसे समझ आ गया था कि ईसाई लोगों के खिलाफ भड़काने का काम तो बेंजी ने किया है और आखिरकार वो दोनों पहले की तरह बातें करने लगे। उन्होंने अपने साथ उनके तीसरे दोस्त को भी शामिल करने का फैसला किया और तीनों ही एक साथ खुशियां मनाने लगे। कुछ दिनों बाद बेंजी मरियम से मिलने आया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली क्योंकि मरियम तो अपनी दोस्तों के साथ उन लड़कों के पास थी। बेंजी जल्द से जल्द यूसुफ के पास इस बात को बताने गया, पर इस बार यूसुफ बेंजी पर ही चिल्लाने लगा। यूसुफ कहता है कि उसने मरियम के साथ बेंजी की शादी से इनकार कर दिया, फिर भी वो मरियम के पीछे पड़ा है और मरियम को पाने के लिए वो खुद उसकी बदनामी कर रहा है। उन लोगों ने बेंजी की बातों पर भरोसा नहीं किया, मगर फिर लिली ने उन्हें बताया कि उन लड़कियों की बातें उसने चर्च में सुनी थी और इस वक्त वो लड़कियां शहर से कुछ ही दूर उन लड़कों से मिलने गई है। अब बिना समय गवाए वो सभी अपनी बेटियों को ढूंढते हुए शहर से कुछ दूर चले आए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां पहुंचते, वो लड़कियां अपनी शपथ पूरी करके वहां से भाग निकलने में कामयाब हुई और उन्होंने ऐसा झूठा नाटक रचाया जिससे उनके पिता को लगे कि वो पहले से घर में ही थी। अगले दिन बेंजी ने जोजो की बहन और उसके बच्चों को उनके घर से बेघर कर दिया। इससे मरियम समझ गई कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तब उसने वही बुर्खा पहना और शहर से गुजरते हुए सीधा बेंजी के घर पहुंची। बेंजी ने मरियम से यहाँ आने की वजह पूछी और तब बेंजी को पता चला कि मरियम ने तो सिर्फ बुर्खा ही पहना हुआ है। वो समझ गया कि मरियम यहाँ क्यों आई है। अब आखिरकार मरियम को पाने की खुशी में बेंजी इतना ज्यादा मोहित और उत्साहित हो गया कि वो ये सब कुछ सह नहीं पाया और इसी उत्साह में उसकी वही मौत हो गई। फिर आखिर में वहाँ पर चल रहा महायुद्ध भी खत्म हुआ और साथ ही लागुलेट की परेशानियां भी बेंजी की मौत के साथ धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि वही था जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था
और इसी के साथ इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी ए समर इन लेगुलेट फिल्म की कहानी। एक ऐसी कहानी जो 1960 के दशक के ट्यूनीशिया की सामाजिक सोच, धर्मों के बीच के रिश्तों और 3 दोस्तों की मासूम सी गर्मी की छुट्टियों को दिखाती है। फिल्म एक सादगी भरा लेकिन गहराई से भरा संदेश देती है कि कैसे अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में रहने वाले लोग मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं, अगर उन्हें नफरत नहीं बल्कि समझ और प्यार सिखाया जाए। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।